अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न। नाजरीन, सन 2017 में पाकिस्तान में 3 अल्फाज बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। वो थे पानामा, अकामा और मनी ट्रेल। ये अल्फाज पाकिस्तान की गली कूचों में छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। उसकी वजह बहुत सादा है। अगर आपके 133 मिलियन डॉलर या 13 अरब रुपये रोज़ाना करप्शन की वजह से मुल्क से लूट कर बाहर ले जाए जाएं, तो फिर आपको ये अल्फाज ज़रूर पता चल जाएंगे। पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सालाना करप्शन होती है और ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दुनिया के स्विस बैंकों में पहुंचा दिए जाते हैं। ये करप्शन 200 या 250 से ज़ायद ख़ानदान इस करप्शन में मुलविस हैं। और नाज़रीन, इस करप्शन की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। उस करप्शन की वजह से बैरून मुल्क बैठे हुए नौजवान और वो लोग जो मेहनत मुशक्क़त और मजदूरी करके 20 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेजते हैं, उनके पैसों में से 10 अरब डॉलर बाहर भिजवा दिया जाता है। तो ये 200-250 ख़ानदान सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को भी लूटते हैं। और ये फेयर नहीं है, इसलिए कि आज ये शो लाइव विद सैबी काज़मी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से नहीं, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से हो रहा होता। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, अमेरिका, इंग्लैंड, इन मुल्कों में ना जाते और वो पाकिस्तान में काम करते और आज पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन चुका होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करप्शन के अफरीत ने हमको हर तरफ से घेर रखा है और ये करप्शन अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, इसकी ज़द में सऊदी अरब भी आ चुका है। रिसेंटली सऊदी अरब में 17 शहजादे, 30 मिनिस्टर और 3 टीवी स्टेशनों के हेड को करप्शन के इल्ज़ाम में बंद किया जा चुका है। उसमें अब कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये करप्शन का अफरीत पूरी दुनिया में फैल चुका है। करप्शन एक गोरख धंधा बन चुका है। इसकी ज़द में हज़ारों सहाफ़ी जो इस पर आवाज़ उठाते हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम इस करप्शन को बेनकाब करते रहें। किसी सूरत में भी हमें इसको सामने लाना होगा। नाजरीन, इस प्रोग्राम में 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम करप्शन पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम अपने पिछले प्रोग्राम से मुंसलिक मिस आयशा गुलाली के इल्ज़ामात का जवाब, जो कि हमने पीटीआई के स्पोक्समैन फैसल हसन चौहान और नाज बलोच जो पीटीआई को छोड़कर अब पीपीपी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे लिया है और उनसे बात की है। हम इस प्रोग्राम में आपको उनके वो जवाबात जो हमने उनसे लिए हैं वो भी सुनाएंगे। आप हमारे साथ रहें, आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट उनके पास चलते हैं। मेरे साथ रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। करप्शन का नाम सुनते सुनते हमारे कान पक गए। हर चैनल और हर स्टेशन ने बस यही बात की, करप्शन करप्शन करप्शन। कभी पनामा तो कभी अकामा और अभी हाल ही में पैराडाइज लीक्स। इन सब चैनल्स ने तो जैसे अपना हक अदा कर दिया। करप्शन करप्शन करप्शन। कहां से शुरू करें, चलें फिर जरा गौर से सुनिए। इन सब में कौन कौन शामिल है? मियां नवाज शरीफ बमा अहलो अयाल, शौकत अजीज और उनकी बीवी, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो, चौधरी शेर अली और हाँ, बागी जावेद हाशमी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, रहमान मलिक, अहमद बख्तियार, हारून अख्तर, हुमायूं अख्तर और फैसल साले हयात और उनके ख़ानदान वाले। जब पकड़े जाओ तो पूछते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। साबिक वज़ीर आज़म का भी सवाल बड़ा ही निराला है। काले धन को सफ़ेद करें और गरीबों का माल बाहर ले जाएं। बिजनेस टाइकून्स और जजेस इनके अलावा हैं। वारे करप्शन तेरे क्या कहने। प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी के लिए आपका रिपोर्टर मोहम्मद अली। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने ये पैकेज देखा। इस पैकेज में बहुत सारे सियासतदानों के नाम आए हैं। उन लोगों के नाम भी आए जो हर जगह शोर मचा रहे हैं, मुझे क्यों निकाला। ये तो ऐसे ही बात होगी, चोर मचाए शोर। नाज़रीन, 120 से 150 या 200 से 250 सियासतदानों के नाम एक बहुत बड़ा अचंबा है, जिनमें साबिक वज़राए आज़म भी शामिल हैं। आए हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल हसन चौहान से और उनसे पूछते हैं कि पानामा पेपर, पैराडाइज पेपर और हुदैबिया पेपर मिल्स पर उनका क्या मौक़िफ़ है।
तो आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल हसन चौहान साहब, मैं सैबी काज़मी बात कर रहा हूँ लाइव विद सैबी काज़मी शो के लिए। कैसे हैं आप? जी चौहान साहब, आपका 2 मिनट का मौक़िफ़ चाहिए था हमें पैराडाइज पेपर्स के ऊपर, हदैबिया मेल्स और पनामा के ऊपर। अच्छा चलो जल्दी ले लो। पनामा केस के फैसले के बाद हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। अब ये जो पैराडाइज पेपर्स आए हैं या हदैबिया मिल्स का चक्कर चल रहा है, इससे अब क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि पनामा पेपर से भी क्या निकला जाए ना, आपकी क्या रियासत ने और रियासती अदारों ने, आपकी FIA ने, आपकी FBR ने, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आपकी हुकूमत ने, वज़ारत खजाना ने क्या उससे से कोई रिजल्ट निकाला? वो जो 300 से ज्यादा लोग जनाब उसमें शामिल थे पाकिस्तान में से, ये तो अकेली वाहिद PTI थी और इमरान खान था कि जिसने बीइंग अपोजिशन पार्टी और अपोजिशन लीडर, क्योंकि मुल्क का वजीर आजम का नाम भी और उसकी फैमिली का नाम भी बीच में आ गया था, तो एक जज्बा हुब्बल-वत्ती से सरशार होकर एक स्ट्रगल की और एंड पे ला के उनको उनके भागने के बावजूद, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जनाब मिली भुगत के बावजूद, इनकी अनथक मेहनत से जाने कुर्बान करके, सीनों पे जख्मों के फूल सजा के, मारे खा के, स्ट्रगल करके उनको इस हद तक पहुंचा दिया। लेकिन बाकी तो आपकी जो है वो रियासती अदारों ने और हुकूमत ने तो कुछ किरदार किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पैराडाइज में से भी आपका क्या निकलेगा? जब तक आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी नहीं होगी, जब तक कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जितनी मर्जी लीक्स हो जाएं, इसका वो इम्पैक्ट और वो इफेक्ट जो है ना वो नहीं हो सकता। अभी जो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, ये पाकिस्तान में मियां मोहम्मद मंशा हैं, जैसे फेरस्ता साहब हैं, हाशवानी साहब हैं, अगर PTI की गवर्नमेंट आ जाए तो आप इन लोगों को कैसे टैक्स के दायरे में लाएंगे? कि मियां मंशा तो जो कुछ भी करते हैं वो नवाज शरीफ की मंशा के मुताबिक ही करते हैं, क्योंकि मियां मंशा और नवाज शरीफ की मंशा एक ही है। और मियां मंशा जो है वो नवाज शरीफ के पुराने दोस्त भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, मोहसिन भी हैं। और आपकी इत्तला के लिए भी अर्ज है कि 2013 की कैंपेन मियां मंशा की जो है वो जहाज के ऊपर सवार होकर जनाब नून लीग की चली थी, और यही मियां मंशा है कि जो जनाब आपके IPPs के 480 अरब रुपए जो अदा किए गए थे वो बुनियादी उसमें मियां मंशा की IPPs हैं, इनके मौसलों की। और अब 800 अरब रुपया जनाब वो सर्कुलर डेट हो चुका है IPPs का, वो भी जनाब इन्हीं को ही देना है। तो आप ये तो तवक्कुत रखें कि मियां मंशा एंड कंपनी और इस तरह के बाकी जो कैटेगरीज और किरदार हैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के नाम पे, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको कानून की गिरफ्त में टैक्स नेट के अंदर और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नून लीग की हुकूमत आएगी। लेकिन PTI की हुकूमत आएगी तो हमारा तो ये अज़्म है कि हम बिला तफरीक इम्पार्शली हम जनाब इन तमाम लोगों को कानून के शिकंजे के अंदर लेकर आएंगे और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। जो कानून और रूल होगा उसमें जो भी आए, उसमें इमरान खान आए, फयाज चौहान आए, मियां मंशा आए, जो भी आए, लेकिन ये नहीं होगी कि अपनी जाती मुआशी माशरती जायज नाजायज ख्वाहिशात की मंशा के ऊपर जो है ना वो आपके फैसले हों, ये नहीं होगा। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल बनता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एहतसाब के लिए तो PTI ने बहुत जान मारी, बहुत मेहनत की। एक साबिक वज़ीर आज़म है शौकत अजीज़ साहब, जिनका भी नाम आया पैराडाइज पेपर्स में, उनका, उनकी फैमिली का, कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन किया। उनके बारे में आप लोगों ने कभी कोई बात नहीं की या उनके बारे में एहतसाब में कभी आपने कुछ जिक्र नहीं किया? यार मियां मंशा तो वो क्या कहते हैं उसका, शौकत अजीज तो चलो एक जड़ा मुर्दा है, उसका ना लेना ना देना, वो चला गया 6 महीने जरा 3 महीने की जरा वजारत उज़्मा क्या कहते हैं सॉरी जो शौकत अजीज जो ना वो आए, पाकिस्तानी नहीं थे, यहाँ से वजारत उज़्मा करके चले गए, जो यहाँ के पक्के जिन्होंने ठेका लिया हुआ पाकिस्तान की सियासत का, जो समझते हैं कि सिक्का बंद उनका राइट है कि वो उनकी नस्लें, उनकी आइंदा आने वाली नस्लें, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जनाब 15-15, 20-20 साल के बच्चों को जनाब अपनी कारकुनों को कहते हैं कि उनको गोद में लेके जनाब उनको लोरियां सुना के उनको जनाब जवान करो और फिर उसके बाद उनके सामने कोर्नस बजा के लेकर आओ। उन सियासतदानों और हुक्मरानों का तो पहले जनाब वो कटाकटी नहीं खेला जाए ना। वो इस हाकदार साहब से भी पूछे जाके कि जनाब आप जाके उधर लपन लेट गए हो, पंजाबी कहते हैं लम्बे पै गए हो जाके लंदन में। मैं समझता हूँ कि शौकत अजीज ऐसे की नथिंग यार, 2-3 साल उसने मुरादी की, चला गया यहाँ से, ना अब उसके किसी खानदान का, ना उसके कोई अपना कोई यहाँ पे। तो आपके ख्याल में फिर शौकत अजीज से इसका एहतसाब नहीं होना चाहिए, या उन तमाम लोगों से जो नून लीग से नहीं है उनसे एहतसाब नहीं होना चाहिए? मिस्टेक है, ठीक है, होना चाहिए।
ये आई थिंक कानून के मुताबिक। लेकिन जो बुनियादी इशू है ना वो ये है कि जिन खानदानों ने बाकायदा अष्टाम लिखवा लिया है कि 100 साल 200 साल उनकी नस्लों ने इस पाकिस्तान की गुलाम आवाम के ऊपर हुक्मरानी करनी है, और उस हुक्मरानी की बुनियाद इन्होंने करोड़ों अरबों खरबों डॉलर और पाउंड लूटने हैं, उनको तो बंदे का पुत्र बनाओ ना, उनके ऊपर तो कानून नाफिज करो ना। मेरा तो यहाँ सवाल पड़ता है कि पीटीआई के जहांगीर तरीन और अलीम खान, उनके नाम की भी ऑफशोर कंपनियां और पनामा पैराडाइज पेपर्स में नाम आए हैं, तो क्या उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? वो लोग क्या वो एहतसाब से बालातर है? देखो जी, हमारे तो पहले जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान का आया, दोनों ने जनाब डिक्लेयर की हुई थी अपनी ऑफशोर कंपनीज, ठीक है जी। दोनों ने जो सालाना गोशवारे होते हैं इनकम टैक्स के और सालाना गोशवारे जो होते हैं आपके इलेक्शन कमीशन के, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट की हुई थी, ठीक है। इन्होंने तो पॉइंट आउट ही नहीं की हुई थी, ये तो लहक लहक के महक के और चहक चहक के कहती थी कहाँ से उठा के ले आते हैं हमारे मेरे और मेरे खानदान की जायदादें, मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है। ये तो इस अंदाज से बताते थे ना पूरी पाकिस्तानी कौम को। लेकिन बाद में फिर अल्लाह की जात है, अल्लाह की लाठी पे आवाज है। मैं उन तमाम हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था, आपकी मरियम नवाज साहिबा के वकील जनाब बड़े खुशू खुजू के साथ सारी डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे थे अदालत के रोस्टरम पे कि जनाब ये है मरियम नवाज साहिबा का कमर्शियल प्रॉपर्टी इतने करोड़ की, उसके डॉक्यूमेंट्स ये है जनाब जरी जनाब इतने 100 कनाल और इतने 100 एकड़ की जनाब, ये है फला प्रॉपर्टी जनाब मरियम साहिबा की पाकिस्तान के। तो मैं उस दिन बैठा सोचा था यार अगर रत्ती बराबर भी इनमें शर्म है हो इस मरियम बीबी को और इस खानदान को, तो ये छोड़ छाड़ के जनाब की जंगलों में निकल जाए जनाब। लेकिन इनमें शर्म हया की बड़ी शदीद कमी है जनाब, लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, इनमें शर्म और हया की कमी है जनाब। वरना इतनी जिल्लत और रसवाई जितनी इनकी हो चुकी है कि किसी मैं कहता हूँ 6 दिन के भूखे गधे की जरा इतनी जिल्लत और रसवाई का उसको सामना करना पड़े और साथ ही उसके सामने रख दिया जाए जनाब घास का टोकरा के खाओ, अब तो ठुड्डा मारेगा घास के टोकरे को उठाओ, घास का टोकरा जनाब मैंने नहीं खाना। लेकिन इनमें इतनी गैरत इतनी शर्म इतनी हया नहीं है कि ये झूठ तर झूठ झूठ तर झूठ फ्रेब तर फ्रेब फ्रॉड दर फ्रॉड कर कर के ऊपर से पूरी कौम लान। चौहान साहब, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के आने के बाद आपके ख्याल में PMLN को अब क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद तो शर्म के मारे इनको डूब मरना चाहिए ना, इनको तो घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, बल्कि घरों से बाहर निकलते हुए मुंह पे नकाब रखना चाहिए, इनको पहचान न ले। लेकिन इनमें शर्म और हया की कमी है, लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, इनमें शर्म और हया की कमी है, गैरत और खुददारी की कमी है। वरना जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला है उसके बाद तो बड़े से बड़ा 2 नंबर और चक्करबाज हो वो भी बेचारा जरा महीना तो घर से बाहर नहीं निकलेगा जरा शर्म के मारे जी। तो इस वजह से ये हालात है। गुलालई हमारे प्रोग्राम में आई, उन्होंने इमरान खान साहब के किरदार पर बहुत सारे सवालात उठाए, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि आप लोग उनके ऊपर तेज़ाब फेंकवाने की, उनको जान से मारने की, और इवन उनके जो सेक्रेटरी न्यूज़ ज़मान का कत्ल हुआ है उसकी भी तमाम की तमाम इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो उन पर तेज़ाब फेंकवाने के वाक़े से लेकर इन तमाम वाक़यात में कितनी सच्चाई है? प्लीज़ अपना इस पर हमें मौक़िफ़ दे दें जी। देखो, आयशा गुलालाई के चेहरे पे तेजाब फेंकने की किसी को जरूरत ही नहीं है, उसने अपने अखलाकी चेहरे पे खुद ही तेजाब फेंक दिया जाना जी, ठीक है ना। अगर वो सच्ची है तो उसको सीधा कोर्ट में जाना चाहिए था, उसको सीधा जाके जनाब थाने में जाके FIR कटवानी चाहिए थी अपने ये सारे प्रूफ लेके जी। वो टकटलियां कर रही है जनाब जफर इकबाल झगड़ा और अमीर मकाम की जनाब शेफ है जी। वो पहले आयशा गुलालाई थी, अब गुले नाला नहीं बन गई है यहाँ। इस पर हम क्या करें? मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सच्ची है तो बिल्कुल करार वाकई सजा मिलनी चाहिए जो कल्प्रेट्स हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता भी तो वो अडॉप्ट करे ना। ये दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी वाला हिसाब ना करे कि लोगों को दूर दूर से दिखाए देखो ये मेरे फोन में ये मैसेजेस हैं। व्हाट्स द हेल इज दिस यार? जाओ जाके ये मैसेजेस लेके जाओ थाने में जाके FIR कटवाओ, उसकी फोटो कॉपी लो जो एक तरीकेकार है जनक। आप अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट की तकमील के लिए अपनी सिफली जज्बात, अपने सिफली ख्वाहिशात, अपनी सियासी मुआशी जायज नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए यार आपने अपनी इज्जत तक को दांव पे लगा दिया। तो मैं ये समझता हूँ उसके ऊपर तेजाब फेंकने की जरूरत ही नहीं है, उसने तेजाब खुद फेंक दिया अपने इखलाकी माशरती चेहरे के ऊपर जी। सब 2018 के इलेक्शन आप कहाँ से लड़ेंगे? आप शेख रशीद साहब के मुखालिफ लड़ेंगे या किसी और हल्के से लड़ेंगे जी?
मैं NA56 से इलेक्शन लड़ूंगा NA56 और NA56 में पिछले 10 साल से पार्टी में हूँ और 10 साल से जनाब एक टांग पे खड़े होके पूरी दुनिया से टक्कर लेके इमरान खान की और पार्टी की इज्जत की जंग लड़ रहा हूँ और यहाँ का मकामी हूँ, यहाँ से साबिक MP रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हकचार यार और मौला अली के सदके यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। आप बहुत सारे टीवी शोज़ में आते हैं, लेकिन आपके बारे में मुखालफिन कहते हैं कि आप इंतहाई नामुनासिब ज़ुबान और इंतहाई सख्त लहजा इख्तियार करते हैं अपने मुखालफिन के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? जी यार अजान हो रही है इस वक्त, मेरा जी चाहे तो इस पाकिस्तान के दुश्मनों और इस पाकिस्तान को लूटने वालों और धरती माँ की इज्जत को तार तार करने वालों को इससे ज्यादा सख्त जुबान में और इससे ज्यादा गंदी जुबान में मैं इनका तज़किरा करूं। मैं कहता हूं, मैं शही तौर पर ये फतवा देता हूं कि ये हक बनता है कि जिन्होंने इस पाक सर जमीन को लूटा है, इन 2 नंबर चोरों ने, मुसलबाजों ने, इन वडेरों जागीरदारों ने जो इस मुल्क को सारा दिन लूटते हैं, कोई जमहूरियत के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे, कोई इखलाकियात के नाम पे। तो भाईजान मैं रेवोल्यूशनरी आदमी हूँ, पार्टी से हट के, इमरान खान और तहरीक इंसाफ से हट के, मैं बाय बर्थ डिफॉल्ट के अंदर जनाब मैं इस जुल्म और जबर के खिलाफ जो है एक शौक, एक बलबला, एक जज्बा रखने वाला इंसान हूँ। तो मुझे कोई शौक नहीं है इनके खिलाफ बोलने का। मैं तो अपनी धरती माँ से प्यार से मजबूर हूँ जी कि मैं इनके खिलाफ बात करूं। बिल्कुल बोलता हूं, डट के बोलता हूं जी। फैसल हसन चौहान साहब, आपकी पार्टी में बहुत अमीर तरीन लोग मौजूद हैं, ऐसे में एक आम शख्स, आप जैसा शख्स, आपको पार्टी के मसाइल तो जरूर पेश आते होंगे। जी देखो, मैं बुनियादी तौर पे मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान की पढ़ी लिखी वेल ऑफ मिडिल क्लास का। मेरा एक बड़ा अजीबोगरीब सी एक आइडियोलॉजी है, आप सुनेंगे तो आप हैरान भी होंगे, शायद आपको बाकी सुनने वालों को किसी को मजा आएगा, किसी को गुस्सा आएगा। मैं गरीब को भी उतना ही कसूरवार समझता हूँ इस मुल्क के अंदर, अलीट को भी उतना ही कसूरवार समझता हूँ जी। अलीट भी जो है इस मुल्क के अंदर धंतरी है और गरीब भी धंतरी है बहुत बड़ा जी। असल चीज आपकी मिडिल क्लास है, जो सफेद पोस्ट क्लास होती है। गरीब का क्या फटे के नीचे सो जाएगा, सड़क के किनारे सो जाएगा, उसकी तो कोई इज्जत दाव पे नहीं लगी होती जी। इज्जत दाव पे लगी होती है लोअर मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की। और दुनिया की आप सारे इनकलाबात, तहजीबों का मुताला कर लें, माशरों को और मुल्कों को बनाने वाली मिडिल क्लास होती है। तो मैं उसका नुमाइंदा हूँ और मुझे फख्र है कि मैं 5 साल MPA भी रहा हूँ, पिछले 36 साल से सियासत में हूँ। मैंने हराम नहीं कमाया, मैंने 2 नंबरियां नहीं की, मैं आज भी एक मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है। तो मैं तो उसकी जंग लड़ रहा हूँ और जंग पार्टी के अंदर भी बड़ी टफ है, पार्टी से बाहर भी बड़ी टफ है। तभी तो जनाब मेरे रास्ते में जनाब लोग रुकावटें खड़ी करते हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। लेकिन अल्लाह पाक का करम, नियत नेक है। इमरान खान को वजीर आजम एक दफा बनता देखना है हर हाल में, अपनी जिंदगी का मिशन है कि इमरान खान को एक दफा वजीर आजम बनाना है, देखना है कि क्या करता है मुल्क के लिए, और अपनी सोच है कि इंशाल्लाह ठीक करेगा। इंसानों की निस्बत जो है इन अली बाबा 40 चोरों और ठगों और मसलबाजों से वो अच्छा ही रिजल्ट देगा इंशाल्लाह, है ना। तो उसके लिए लगे हुए हैं मेहनत करने। हसन चौहान साहब, PTI में बहुत सारे लोग जो अभी शामिल हुए वो दीगर पार्टियों से हैं, जिन पर इंतहाई करप्शन और इल्ज़ामात थे, जिनको आप लोग खुद करप्ट और गंदे इंसान कहा करते थे। अब वो लोग PTI में शामिल हो गए हैं। आपने भी बहुत सारी पार्टियां तब्दील की हैं, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? जी जैसा जी, मैं जमात इस्लामी छोड़ी थी हनीफ अब्बासी की वजह से, जिसको मैंने उंगली पकड़ के पिंडी की और पाकिस्तान की सियासत में लेके आया था। उसने बाद में मेरी जगह खोखली करना शुरू कर दी थी। तो वो मेरा एक टकराव की पॉलिसी थी और बड़ी लंबी कहानी है किस तरह फिर जमात इस्लामी ने उस हनीफ अब्बासी की शहर पे जो है ना, वो मेरे खानदान और मेरे घर के खिलाफ क्या क्या एक्शन हुए। मेरे भाई के खिलाफ पर्चा हुआ, 302 अगवा का। मेरा भाई ग्रेड 20 का एक अफसर था, उसकी नौकरी गई, वालदा मेरी में थी भी। वो ये बड़ी लंबी कहानी है, वो मजबूरन छोड़ा है। तो उस पर छोड़ने की वजह से बीच में 4 साल मुझे काफ लीग में रहने पड़े। लेकिन मैं 10 साल से PTI में हूँ और मैं 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के मुतासिर से नहीं हूँ। मैं उस वक्त ऐसा कि जब कौंसलर लेवल का कोई बंदा भी जो ना वो PTI के करीब आना तो रवादार नहीं होता था। लेकिन मैं एक साबिक MPA होने की हैसियत से अपने 500-600 चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव विद सैबिक आज़मी में सैबिक आज़मी से बात करने का। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आपने और फैसल हसन चौहान की बातें सुनी। करप्शन पर किसी का हक नहीं। हमें उन तमाम लोगों की निशानदेही करना होगी जो हमारे मुल्क को गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। इन लोगों को अपनी सफ़ों से उखाड़ कर बाहर फेंकना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान कहीं तरक्की कर सकेगा। आयशा गुलालई के इल्ज़ामात का भी आपने सुना।
میں ان تمام باتوں کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ کریں گے۔ پروگرام لائیو وتھ سیبی کاظمی سے سیبی کاظمی اور پروڈیوسر کمیل حیدر کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔